तो चैप्टर 2 हम ऊपर का ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? शोषण के विरुद्ध अधिकार तक। तो हम इसके आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसके आगे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो पहले देखो, अनुच्छेद 25 में बोल रहा है कि क्या होता है कि इसमें धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। यानी सभी क्या है, अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में देखो कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी धार्मिक कार्य हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो धार्मिक संस्थान होते हैं या संगठन होते हैं, कुछ परोपकारी कार्य करते हैं, यानी लोगों को कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं, तो उसके होता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार उनको दिया गया है। अनुच्छेद 27 में देखो, धर्म प्रचार एवं देख रेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को कर यानी मतलब जो पैसे होते हैं वो देने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में है, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये सब आप जानते ही हैं कि किसी भी देखा होगा आपने, किसी भी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जाती, किसी भी एक मतलब जैसे किसी भी एक धर्म को लेकर एक शिक्षा दी जा रही हो, ऐसा तो नहीं होता। तो ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 28 में। 5th अब देखो आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। तो इसमें क्या क्या है? अनुच्छेद 29 में है भारत के सभी भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को क्या है, अपनी विशेष भाषा यानी जो उनकी भाषा है, संस्कृति है, वो क्या कर सकते हैं, उसे बनाए रख सकते हैं, ठीक है। वो अपनी मूल भाषा ही अपना सकते हैं, अपनी संस्कृति को अपना कर रख सकते हैं। ये उनका अनुच्छेद 29 में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अधिकार दिए गए हैं शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे नोट करके भी लिख दिया है, इसे आप याद रखना। ये मैंने पहले पार्ट में भी बताया था आपको कि क्या है, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है, ठीक है। जो अनुच्छेद 31 था वो क्या था? संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। तो अब हम अगला पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, क्योंकि 31 तो हट गया, तो हम पढ़ेंगे 32। देखो, ये मैंने बताया था आपको कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन अनुच्छेदों में से, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंतर्गत देखो क्या होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, यानी अगर जैसे उनको कोई क्षति पहुंचाता है, कोई व्यक्ति है उसको कोई क्षति पहुंचाता है, उसके जो अधिकार हैं उसको उल्लंघित करता है और उसको मतलब उसके विरुद्ध कुछ कार्य करता है, तो क्या कर सकता है, जो वो व्यक्ति है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो क्या हो सकता है, सीधे ही उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसके लिए कि उस व्यक्ति ने मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया है, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय होती है वो उसके लिए कुछ रिट जारी करती है, उसके जो अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे दोबारा से लागू करने के लिए, ठीक है। अभी वो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, डॉक्टर अंबेडकर को तो आप सभी जानते ही होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि जो ये वाला अधिकार है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये क्या है, संविधान का हृदय या और आत्मा है, ठीक है। इस अधिकार को क्या कहा गया है? हृदय और आत्मा। ये भी आप याद रखना, एक नंबर में अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, ठीक है। अब देखो, मौलिक अधिकारों को फिर से लागू करने के लिए भी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि मौलिक अधिकारों को फिर से लागू करने के लिए न्यायालय विशेष आदेश जारी करते हैं, जैसे हम रिट कहते हैं, ठीक है। तब हम रिट देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या कहा गया है। देखो, मैंने इस पर इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी देख लेना अच्छे से। तो देखो, रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ठीक है, तो पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ, मतलब इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ यानी उस शब्द का मतलब क्या है, सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, इसका मतलब अब देखो, इसमें मतलब परिभाषा क्या है। न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है, इसमें ये कहा गया है। यानी यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है, ठीक है, तो न्यायालय क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश भी इसमें दे सकती है। समझ गए आप? ठीक है, नेक्स्ट देखो, परम आदेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा होता है, ठीक है, या नहीं करता है, और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, अगर कोई जो सार्वजनिक अधिकारी है, किसी पद पर बैठा है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है और उसकी वजह से कोई व्यक्ति है, उसके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब ये जो होता है रिट जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जारी करती है। ठीक है, तीसरा है देखो, निषेध अधिकार, मतलब निषेध आदेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या फिर बाधित करना, यानी निषेध, निषेध का मतलब ही रोकना होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, यानी उसका दुरुपयोग करके, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर, ठीक है, किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकने हेतु क्या कर सकती हैं कि ये वाला रिट जो है उसे जारी कर सकती है कि ये आपके अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, तो इसे आप रोक दीजिए। चौथा आता है अधिकार प्रच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, किसी अधिकार किस अधिकार से, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका, किस अधिकार से। जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, ठीक है, तब इस रिट द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति को कार्य करने से रोक देती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, यानी उसे चुन लिया जाता है जिस पर उसका कोई हक नहीं होता, तो फिर जो न्यायालय होता है वो उस व्यक्ति को काम करने से रोकने के लिए क्या करती है, अधिकार प्रच्छा रिट जारी करती है। उत्प्रेक्षण रिट, ये क्या है, पांचवा और लास्ट। शाब्दिक अर्थ होता है इसका पूरी तरह सूचित करना या फिर ऊपर भेजना। समझे आप? तो उत्प्रेक्षण रिट का मतलब होता है पूरी तरह सूचित करो या फिर क्या है, ऊपर भेजो। अभी हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी या निचली अदालत बिना किसी अधिकार के कोई काम करे, ठीक है, कोई निचली अदालत बिना अधिकार के काम कर रही है, तो उसमें क्या है, उत्प्रेक्षण रिट के जरिए वह काम ऊपर के अधिकारी या अदालत को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ये समझ गए। ठीक है, ये आप सारे पांचों के पांच रिट याद कर लेना। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या होता है, देखो हमें मौलिक अधिकार तो मिल गए, ठीक है, तो अभी लेकिन हमें मौलिक अधिकार तो मिल गए, लेकिन जो नागरिक हैं उनमें समानता और भेदभाव ना हो, ठीक है, ये सब अच्छे से कार्य हो, ये सब नागरिकता में समानता बनी रहे, नागरिकों में समानता बनी रहे, सॉरी। ठीक है, तो इस सब के लिए क्या होता है, राज्य कुछ निर्देश जारी करती है। तो इसमें देखो, नागरिकों में समानता लाने और कल्याण हेतु मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत होती है। राज्य ऐसे ही नीतियों को लागू करती है। ठीक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं उसकी अपील के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, इसके लिए हम उसमें नहीं जा सकते न्यायालय में कि राज्य ने ये नहीं किया। ठीक है, तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बस हम इसे लागू करने के लिए आग्रह कर सकते हैं, यानी विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट। ओके, अब देखो
हमें अधिकार मिल गए, ठीक है, अधिकार तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, एक नागरिक होने के नाते। तो देखो अब क्या है, जो कर्तव्य है वो क्या है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा क्या हुआ है, नागरिकों के मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है संविधान में, ठीक है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अब क्या हो गए हैं, ये 11 हो गए, एक बढ़ा दिया गया है। तो पहला देखते हैं क्या है, संविधान का पालन, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पहला कर्तव्य। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उसका पालन करना, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये एक नागरिक होने के नाते सभी के कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। नेक्स्ट आता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका बनाए रखना। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। आठवां आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। ये कौन सा अधिकार हमारा, 9वां। कि क्या होता है, जब जो भी पब्लिक प्लेस होती है या पब्लिक संपत्ति होती है, जो जिसपे सभी का अधिकार होता है, उसे क्या करना है, सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, ठीक है, ये कहा गया इसमें। व्यक्तिगत और देखो 10वें में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अब देखो 11वां, जो भी वर्तमान में बढ़ा दिया गया है, इसमें है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से क्या है 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये नोट में मैंने लिख दिया है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ है, 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखो इसमें आता है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप देख लेना, ये आपकी बुक से ही है, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए इन क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।